हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्स क्लासेस ऑनलाइन। और केमिकल बॉन्डिंग वाले यूनिट में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पर बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, और उसमें अभी मैं आपके साथ काम कर रहा था ज़ैनॉन के कंपाउंड्स के ऊपर। तो ज़ैनॉन में हम लोगों ने XeF2, XeF4, XeF6, XeO3 के स्ट्रक्चर तक स्टडी कर लिया था। तो XeO3 से ही एक बार फिर से आगे कैरी आउट कर लेते हैं। ज़ैनॉन के जितने भी स्पीसीज हैं, पॉसिबल जो स्पीसीज हैं, उन सबके हाइब्रिडाइजेशन को सीख लेते हैं। ठीक है, और आपको भी इस पर प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग अभी बात करेंगे कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री के बारे में। तो ज़ैनॉन के स्पीसीज देखो, XeO3, ये यहां पर हम लोगों ने बात कर लिया था। ज़ैनॉन सेंट्रल होगा 54, 5s2 5p6 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज़ैनॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ज़ैनॉन का कॉन्फ़िगरेशन उसके ग्राउंड स्टेट में कितना होता है? 5s2 5p6 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज़ैनॉन इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ओके, क्या रिक्वायरमेंट है? 3 ऑक्सीजन को अटैच करना है XeO3। और मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन इज ऑलवेज फॉर्मिंग डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। इन डबल बॉन्ड्स 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड, और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड होगा और 1 पाई बॉन्ड होगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इज काउंट टिल फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, और जहां तक सिग्मा बॉन्ड बनेगा वहां तक हम हाइब्रिडाइजेशन को काउंट करते हैं। ठीक है ना, तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन इज द हाइब्रिडाइजेशन, है ना। पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग के लिए बनता है, जिससे एक्स्ट्रा बैलेंसी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं XeO3 के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो क्या रिक्वायरमेंट है ये बात देखिए। 6 बैलेंसी आपको खाली चाहिए, 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए, 3 पाई बॉन्ड के लिए। ठीक है, हाउ टू मैनेज? 5s2 5p3 एंड 5d3 is the new or excited state configuration. This is excited state electronic configuration. ये excited state का electronic configuration है 5p3 और 5d3. Okay, now 5d3 1 2 3 4 5 और ये 5d3 की बात की हम लोगों ने। ठीक है, देखो 3 oxygen is attached here with single bond, and that 3 remaining electron is used to utilize to form pi bond with electron of oxygen, with pi electron of oxygen। जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसके कॉम्बिनेशन से पाई बॉन्ड बनाने के काम में आएगा। ठीक है, तो नाउ sp3 पर इसको इस तरीके का होना चाहिए, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगी और एक लोन पेयर भी बचा हुआ है, देयर इज लोन पेयर, एक लोन पेयर भी है, रिमेनिंग लोन पेयर इज देयर। सो दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ XeO3। तो ये XeO3 की ज्योमेट्री। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है। 3 इसके पास सिग्मा बॉन्ड है और 1 इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब अगले मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं, दैट इज XeO4। ज़ैनॉन टेट्रोक्साइड XeO4। तो देखो XeO4 के समय नाउ व्हाट हैपेंस, अब 4 ऑक्सीजन आपको अटैच करना है। कितने ऑक्सीजन अटैच करने हैं? 4 ऑक्सीजन अटैच करने हैं। देखो इसको अब हम लोग लगभग केमिस्ट्री की भाषा से बाहर लेके आ गए हैं, है ना, साइंटिफिक भाषा यूज नहीं कर रहे। 4 ऑक्सीजन अटैच करनी है, मतलब कितनी जगह खाली चाहिए? 8। 4 फॉर सिग्मा बॉन्ड, और जहां तक सिग्मा बॉन्ड बनेगा वहां तक हाइब्रिडाइज्ड होगा, ये वहां तक का हाइब्रिडाइजेशन कंसीड किया जाएगा। ठीक है, तो नाउ 8 वैकेंट प्लेस कैसे मिलेगा? 5s1 5p3 और 5d4, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन s का और 3 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में जो थे उन सबको
क्लियर करके हमने कहां पहुंचा लिया, डी ऑर्बिटल में पहुंचा लिया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स। ओके, नाउ 5s1, 5p3, 5p3 और 5d4, 1 2 3 4, ओके, 5d4, ओके, 1 2 3 एंड दिस इज 4। और 4 ऑक्सीजन 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा एंड देयर इज 4 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग टू फॉर्म पाई बॉन्ड। 4 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग हैं जो पाई बॉन्ड बनाएंगे। सो द ज्योमेट्री ऑफ XeO4 molecule is like this, sp3 without lone pair, okay, तो sp3 without lone pair, XeO4, it is XeO4, clear, आंसर is sp3। अब बात करते हैं हम ज़ानोन की ही अलग अलग और स्पीसीज के बारे में। तो ज़ानोन की अलग अलग और स्पीसीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल इज XeO2F2, 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 1 by 1 बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, XeO2F2। अब देखो यहां पे क्या कंडीशन है XeO2F2 का, 2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 2 जगह पे सिग्मा बॉन्ड, 2 ऑक्सीजन 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, 2 पाई बॉन्ड बनाएंगे। इट मींस 4 शेयरिंग इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के लिए चाहिए आपको। और फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन इज फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड। फ्लोरीन क्या फॉर्म करेगा, सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो 2 स्पेस आपको चाहिए फ्लोरीन को अटैच करने के लिए। इट मींस टोटल वैकेंट स्पेस कितने चाहिए, 4 फॉर ऑक्सीजन एंड 2 फॉर फ्लोरीन, तो 6 वैकेंट स्पेस आपको चाहिए। और हाइब्रिडाइजेशन हम कहां तक काउंट करेंगे, अप टू सिग्मा बॉन्ड, अप टू फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो देखो ज़ानोन इज सेंट्रल, नाउ 5s2 5p6, देन अभी 5s2 5p3 और 5d3, 6 वैकेंट स्पेस निकालने थे मुझे इसके पास। तो ये हो गया आपका 5s2, ये 5p3 और ये 5d3, 5d3, ओके। और 2 ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे इसके साथ, 2 फ्लोरीन भी कंबाइन करेंगे, 5d3 तक था ना, दिस इज अप टू 5d3। तो 2 ऑक्सीजन और 2 फ्लोरीन, तो दैट इज सिग्मा बॉन्ड। दिस इज 2 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए बचे हुए इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो नाउ द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। क्या हाइब्रिडाइजेशन आ गया इसका, sp3d आ गया। कितने पार्टिसिपेंट हैं, 4 पार्टिसिपेंट्स आर देयर। और जब 4 पार्टिसिपेंट होते हैं, 4 पार्टिसिपेंट, याद आ रहा है, SF4 sp3d सीसा, ठीक है। 4 पार्टिसिपेंट यहां पर भी हैं, ठीक है। 4 पार्टिसिपेंट्स आर हियर, ठीक है। और एक लोन पेयर, देयर इज अ लोन पेयर, ओके। नाउ द ज्योमेट्री ऑफ XeO2F2, ये XeO2F2 की ज्योमेट्री आ जाएगी, C100 जैसा मॉलिक्यूल है ना। वैसे तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है रियल sp3d हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल, लेकिन अभी ये कैसा होगा, C100 जैसी ज्योमेट्री वाला मॉलिक्यूल होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्लियर, sp3d विथ 1 लोन पेयर। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। तो ज़ानोन की पॉसिबल स्पीसीज के हाइब्रिडाइजेशन पर हम लोग काम कर रहे हैं, जिस पर आपको और भी काम करना है। लगभग सभी स्ट्रक्चर्स में आपको फाइंड आउट करके दे देता हूं ज़ानोन के, बस एक बार अच्छे से नोट्स में रखना है और बार बार उनको देखना है। इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। और अब क्वेश्चंस आपको सब कुछ आप पढ़ के बैठेंगे क्वेश्चंस लगाने, तो नेचुरली सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, है ना।
नेक्स्ट, तो दिस इज अबाउट XeO2F2, XeO2F2। अब बात करते हैं हम XeOF2, XeOF2। नाउ क्लियर, कितने प्लेस आपको वैकेंट चाहिए? 2 फॉर ऑक्सीजन एंड 2 फॉर फ्लोरीन। 4 वैकेंट जगह आपको चाहिए, ठीक है। उसमें से ऑक्सीजन एक पाई बॉन्ड बनाएगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो देखो Xe54, 5s2, 5p6, दिस इज 5s2, 5p4 और 5d2, 5d2। 4 वैकेंट स्पेसेस चाहिए मुझे, है ना। 5s2, 5p4, 1 2 3 4, ओके, और 5d2, 5d2, ओके। नाउ 1 ऑक्सीजन, ओके, 2 फ्लोरीन, एंड दिस इज द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन फॉर फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। ये ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए बचा है। तो हाइब्रिडाइजेशन फिर से कैसा आ गया? द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं होता है, काउंटिंग में इंक्लूड नहीं होता है ना। तो आंसर इज व्हाट? sp3d आंसर है। और पार्टिसिपेंट्स कितने हैं? 3। अगर 3 पार्टिसिपेंट होते हैं तो कौन सा शेप बनता है? टी शेप बनता है, ClF3। जब 3 पार्टिसिपेंट होंगे तो शेप कैसा बनेगा? द शेप इज टी शेप, लाइक Xe, ये। There is formation of a T-shape molecule। तो T-shape का molecule बनेगा। 3 पार्टिसिपेंट होते हैं, sp3d with 2 lone pair, then the shape of molecule, stable shape of molecule is T। sp3d 3 lone pair linear, sp3d 1 lone pair seesaw, ओके। नाउ एक बार फिर से रिवाइज कर लिया, ठीक। दिस इज अबाउट XeOF2। ये XeOF2 हाइब्रिडाइजेशन कैसा आया इसका? sp3d, 1 मोर मॉलिक्यूल, एक और मॉलिक्यूल की बात करेंगे हम लोग, दैट इज XeOF4, XeOF4, XeOF4। देखो अब यहां से काउंट हो रहा है। ऑक्सीजन एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक पाई बॉन्ड बनाएगा। 4 आपके पास फ्लोरीन है, ऑल द फ्लोरीन्स आर फ्रॉम सिंगल बॉन्ड, ठीक। तो 4 तो जगह आपको फ्लोरीन के लिए चाहिए। 4 प्लेसेस फॉर फ्लोरीन एंड 2 प्लेसेस फॉर ऑक्सीजन, 2 प्लेसेस फॉर ऑक्सीजन। नाउ यू नीड 6 वैकेंट प्लेस। 2 प्लेस आपको ऑक्सीजन के लिए वैकेंट चाहिए और 4 आपको फ्लोरीन के लिए चाहिए। तो 6 आपको वैकेंट प्लेसेस चाहिए। तो नाउ xenon 5s2, 5p6, okay। in ground state, in excited state it is 5s2, 5p3 और 5d3। इस तरीके से हमने यहां पे 6 वैकेंट प्लेसेस की व्यवस्था की है ना। 5p3, दिस इज 5s2, 5p3 और ये 5d3। नाउ द 6 वैकेंट प्लेसेस आ रही है। एक ऑक्सीजन, 4 फ्लोरीन, एक ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन और 4 फ्लोरीन, 1 2 3 और ये 4। दिस इज फॉर पाई इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन बचा है ये क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, पाई बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। तो आंसर इज व्हाट? sp3d2। नाउ हाइब्रिडाइजेशन इज व्हाट? sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल है, sp3d2। sp3d2 2 लोन पेयर के साथ जब रहता है, 2 लोन पेयर के साथ रहेगा sp3d2 तब स्क्वायर प्लेनर। और sp3d2 जब एक लोन पेयर के साथ रहेगा, देयर इज अ लोन पेयर, तो स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होगी इसकी। इट्स ज्योमेट्री इज स्क्वायर पिरामिडल, ओके। तो हियर Xe स्क्वायर पिरामिड, स्क्वायर पिरामिड, और एक इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर, देयर इज अ लोन पेयर XeO2, XeOF4, XeOF4।
square pyramidal geometry with one lone pair and the hybridization is sp3d2 sp3d2। तो ठीक है कमांडोज, तो क्या काम करना है बेटा जी, आप लोगों को क्या ध्यान रखेंगे आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इनके ज्योमेट्री की थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल होगा, एक लोन पेयर आएगा तो वो पिरामिड हो जाएगा, दो लोन पेयर आएगा तो वो बेंट हो जाएगा। sp3d अगर नॉर्मल है तो when it is normal then it is trigonal bipyramidal, एक ट्राइंगल आएगा दो पिरामिड हो जाएंगे। sp3d अगर एक लोन पेयर के साथ है तो सीसॉ हो जाएगा, sp3d दो लोन पेयर के साथ है तो टी शेप हो जाएगा, sp3d अगर तीन लोन पेयर के साथ है तो वो लीनियर हो जाएगा, विथ थ्री लोन पेयर इट इज लीनियर, तीन लोन पेयर के साथ है तो लीनियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी बातें हमको याद रखनी पड़ती है और इनकी ज्योमेट्री भी हमको ड्रॉ करनी पड़ेगी, जैसे कि हम किसी भी, जैसा हमको पता है कि स्क्वायर पिरामिडल होगा, पता तो चल गया कि sp3d2 एक लोन पेयर तो स्क्वायर पिरामिड होगा, तो स्क्वायर पिरामिड की प्रैक्टिस करना है बनाने की। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछेंगे लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए ना कैसे बनता है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि ये अभी हम लोग क्या काम कर रहे हैं, अभी हम लोग रूट्स डेवलप कर रहे हैं एंड द रूट ऑफ एजुकेशन इज वेरी वेरी बेटर, है ना, बहुत कड़वा है। आज का जो ट्रेंड है इस दुनिया में, सब लोग चाहते हैं कि सब कुछ कंफर्टेबल लेवल पर मिल जाए, एवरीथिंग इन वेरी कंफर्टेबल लेवल, है ना, एसी क्लासरूम्स हो, कुछ काम ना करना पड़े, सब कुछ याद हो जाए, अपने आप सिलेक्शन हो जाए, बट इट इज नॉट पॉसिबल। ये पहले भी कभी पॉसिबल नहीं था और अभी कभी पॉसिबल नहीं है। तो द रूट्स आर वेरी बेटर बट द फ्रूट्स आर वेरी स्वीट, लेकिन जब इसके फल लगेंगे तो वो बहुत मीठे होंगे, लेकिन वो इतने आसानी से नहीं लगेंगे। कड़वा घूट्स के लिए आपको पीना पड़ेगा। जब जो रूट डेवलप करेगी तो ट्री डेवलप करेगा और तभी उसी पे तो फल लगेगा ना। ठीक है, तो क्योंकि मैं आपके साथ हमेशा ऑनेस्टली काम करता हूं, इसलिए मैं आपसे कभी ये नहीं कहूंगा, जैसे हम लोग कभी ये नहीं कहते कि आपके लाइक या डिसलाइक से की बात ही नहीं है। यहाँ पे मेन मुद्दा ये है, आपको समझ में आता है नहीं आता है तो हम कोशिश करते हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते ना। सब्जेक्ट थोड़ी बदल देंगे, वैसा थोड़ी कि केमिस्ट्री चेंज हो जाएगा। ठीक, तो बात यह है कि आपको मन लगाना पड़ेगा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी, आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही तो क्या दिक्कत हो रही, क्यों नहीं समझ में आ रही, फिर से उसको कोशिश करना है। जब हम बार बार कोशिश करते हैं तो चीजें हमें समझ में आने लगती है और हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बात क्लियर है। थोड़ा वर्क तो करना पड़ेगा, जैसा मैंने आपको बोला। तो रूट्स आर वेरी बिटर, बहुत कड़वा है अभी का समय, लेकिन जब 10 महीने के बाद, 11 महीने के बाद, जब आप आराम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करोगे, जब आप पेपर दोगे, तब आपको लगेगा वाह यार कितना आसानी से हो सकता है। अगर हमने फॉलोअप किया है, बातें मानी है, सब कुछ अप्रोप्रिएट तरीके से अगर आपने किया है, सारे टेस्ट पेपर दिए हैं, डीपीपीज लगाई है, इट इज वेरी टफ। हम फील नहीं करते, हम भी फील करते हैं, बहुत टफ है। रोज 5 लेक्चर अटेंड करना, 6 लेक्चर थे अभी तक, हाँ, रोज 5-6 लेक्चर अटेंड करना और उसके बाद रोज डीपीपी, रोज टेस्ट, रोज डांट सुनना, बहुत बहुत टफ है। बट यही तो आपको आगे ले जाएगा, यही तो आपको स्ट्रेंथ देगा, यही सब चीजें आपको स्ट्रेंथ देती है। जैसे आप हर सिचुएशन को फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हो, ठीक है ना, नॉट ओनली टू कॉम्पिटिट द एग्जाम, केवल नीट क्वालिफाई या एम्स में जाने की बात नहीं है। आप लाइफ में भी हर जगह पर तैयार होते हो, आपको पता होता है कि कहाँ क्या अप डाउन होगा और कैसे हम उसको हैंडल करेंगे। तो ये चीजें हमें टफ बनाती हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकली हम लोगों को भी ये चीजें देखने को मिली लाइफ में। मेरी और डॉटर भी मेडिकल में थी, तो बार बार उसको परेशानी होती थी, कभी बोलती सीनियर डांटते हैं, कभी डॉक्टर्स लोग डांटते हैं। तो हमने कहा बेटा सुन लो, सुनना जरूरी है, सीखना जरूरी है, वी हैव टू लर्न, है ना। हम सीखने गए, अगर हमसे गलती होती है तो कोई बिल्कुल डांटेंगे आप, क्योंकि आप ऐसे काम में हो, आप ऐसे प्रोफेशन में हो जहां आपसे गलती की संभावना की उम्मीद नहीं की जा सकती ना।
तो आपको परफेक्ट होना पड़ेगा। हालांकि ऐसा कभी नहीं होता कि कोई भी बॉडी, कोई भी व्यक्ति 100% परफेक्ट हो जाए, इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा तो हम लोग भी कभी नहीं कहते, बट कोशिश तो करना है ना, कोशिश करना है अपने फील्ड में परफेक्ट होने की। तो कमांडोज ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब अगला जो स्टेप है हमारा हाइब्रिडाइजेशन का, वो हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो फिर यहां पे आपको कुछ चीजों के लिए फिर फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कुछ चीजें हमें इस टॉपिक ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स में कुछ अलग से चीजों की जरूरत पड़ेगी जिसके बारे में आपको पता नहीं है। लेकिन क्या ऐसा कर सकते हैं कि छोड़ दें? नहीं पता है तो नहीं बताएं, नहीं पता है तो हम आपको बता रहे हैं, आपको एक बार दो बार उसको पढ़ करके पिकअप कर लेना है। अब ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स यहां पर क्यों पढ़ा रहा हूं मैं आपको, उसका कारण है, जब आप केमिकल बॉन्डिंग की कोई सी भी बुक उठाएंगे, कोई सी भी ऑब्जेक्टिव बुक करेंगे केमिकल बॉन्डिंग की, तो जो ज्योमेट्री होगी कॉम्प्लेक्स की, उसके क्वेश्चन तो केमिकल बॉन्डिंग में ही होंगे ना, ठीक। तो आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, इसलिए आपको उसके लिए प्रिपेयर करना मेरा काम है, उसके लिए प्रिपरेशन पहले से करना है, ठीक है। मैं ऐसा कह सकता हूं कि ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स हम लोग जब कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे वहां पे पढ़ लेंगे, इट इज पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री, बट मैं तो ऐसा नहीं कह रहा हूं ना, मैं ऐसा कह रहा हूं कि मैं कोशिश करता हूं आप सीख जाओ। एक बार अभी पढ़ा दूंगा, एक बार कॉम्प्लेक्स के साथ, जब 12th का यूनिट है वो कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री, तो जब वहां पर चलेगा एक बार और पढ़ा दूंगा, देन इट इज क्रिस्टल क्लियर, तब वो और क्लियर हो जाएगा आपके लिए। आपको लगेगा भाई यार रिपीट हो गया, दो बार खूब समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, और अभी भी समझ में आएगा, थोड़ा सा वर्कआउट उसके लिए हमको करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, ठीक है ना। हम लोगों को इन सब चीजों के लिए भी तैयार रहना है, जहां नई चीज आती उसको सीखने की कोशिश करनी है। देखिए जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती, पहले सब फिजिकल क्लास होता था, है ना, ऑफलाइन क्लास होती थी, तो हम लोग बच्चों को बोल देते थे, देख लेते थे जाकर उनके पास कि वो क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बट आज हम लोग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ना, तो हम किस बेस पे टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं, हम विश्वास के बेस पे टेक्नोलॉजी पे गए। हमें विश्वास है कि हमारा जो कमांडोज है, बायोमेट्रिक्स कमांडोज जो है वो बहुत अच्छे से काम करेगा, और सब जैसा आप लोग कमेंट्स करते हैं, आप लोग चीजें बोलते हैं, उससे हम पहचान जाते हैं कि कौन हमारे रियल कमांडोज है और कौन नहीं है, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि ये बात हमें धीरे धीरे आपके साथ इमोशनल अटैचमेंट से पता रहती है कि कौन अच्छे से काम कर रहा है, कौन रोज काम कर रहा है और कौन इर्रेगुलर काम कर रहा है। ये सब चीजें हमें क्लियर हो जाती है बातें, ठीक है। ओके देन, तो हम लोग ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स पर थोड़ी बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, थोड़ा नया यूनिट है ना, थोड़ा सा नया पार्ट है, इसमें कुछ चीजें बिल्कुल आपको नई मिलेंगी, ठीक है। नई मिलेंगी तो हम उसको सीख लेंगे, उसमें क्या है, फाइट करेंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। एक कंपाउंड की बात करता हूं पहले मैं आपसे, K4FeCN6, बिल्कुल सिंपल सा कंपाउंड में हमेशा लेता हूं, है ना, जिससे कि हमको सब कुछ समझ में आए। ये एक कॉम्प्लेक्स है, मान लीजिए। कॉम्प्लेक्स का मतलब है जब कोई ट्रांजिशनल मेटल, अब ट्रांजिशनल मेटल अब आप समझते हैं ना, द मीनिंग ऑफ ट्रांजिशनल मेटल इज डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट है ट्रांजिशन, और इनर ट्रांजिशन मतलब एफ ब्लॉक का एलिमेंट, ठीक है। तो कोई ट्रांजिशनल मेटल है जिसने बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को अपने साथ अटैच करके रखा है। देखो 4 पोटेशियम है, 6 आयरन है, ठीक। तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इन अ कॉम्प्लेक्स नॉर्मली देयर इज अ कैटायन, यहां पे एक कैटायन है। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल, जो सबको अपने साथ बाइंड अप रखता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल मतलब जिसने सबको अपने साथ जोड़ने के लिए वैकेंट प्लेस दिया, मतलब जिसके घर में बाकी लोग रह रहे हैं तो वो सेंट्रल है, ठीक। और दैट इज द लिगेंड, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, जो मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट बॉन्ड से सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा हुआ होगा उसको क्या कहेंगे, लिगेंड कहेंगे। साइनाइड का कार्बन, यहां पर साइनाइड का कार्बन सेंट्रल आयरन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके उसके साथ अटैच है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके उसके साथ अटैच्ड है। तो साइनाइड इज कॉल्ड लिगेंड, इलेक्ट्रॉन पेयर
डोनर वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करती है, जुड़ी रहती है, उसको हम कहते हैं लिगेंड। एंड दिस डिजिट 6 साइनाइड 6 लिगेंड है, मतलब दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। इट इज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बनेंगे या जितने लिगेंड्स के नंबर होंगे, इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट, it is called coordination number, it is called its coordination number. Now clear what is about the complex? There is a cation, sometime कुछ बार, कई बार नहीं भी होंगे cations, okay, but there is cation, there is central metal, तो सेंट्रल मेटल एटम के फॉर्म में भी हो सकता है, आयन के फॉर्म में भी हो सकता है। अभी वो आयन के फॉर्म में सेंट्रल मेटल एटम, सॉरी एटम है अभी, CN साइनाइड। मैंने कहा कि वो स्पीसीज दो सेंट्रल मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, वो लिगेंड है। इट इज लिगेंड विच फॉर्म्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन आर कॉल्ड लिगेंड। एंड द नंबर ऑफ लिगेंड्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। और जितने लिगेंड्स रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो ये सब चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब एक तो ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, उसके बाद आपको यहां पे देखो चार्ज का कैलकुलेशन, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। एक और बात, ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर मतलब चार्ज का कैलकुलेशन। इट इज कैलकुलेशन ऑफ चार्ज ऑन द सेंट्रल आयरन। जैसे आयरन है, अब पोटेशियम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है। तो इट्स ऑक्सीडेशन नंबर और इट्स चार्ज नंबर इज 1। हाउ मेनी पोटेशियम इज देयर? 4। तो दिस इज 4 प्लस आयरन जिसको निकालना है, जिसकी वैल्यू निकालना है, इट इज कंसीडर्ड टू बी एक्स। ये दिस इज पार्ट ऑफ रेडॉक्स, ये रेडॉक्स का पार्ट है जो हमारा अगला यूनिट होने वाला है, ठीक है। लेकिन अब यहां पे जरूरत है तो क्या कर सकते हैं? वैसा तो कह नहीं सकते कि पहले रेडॉक्स पढ़ के आएंगे तब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। तो चार्ज का कैलकुलेशन सीख रहे हैं। साइनाइड Cn इज द -1 चार्ज, ये मैं आपको लिखवाने वाला हूं। साइनाइड पे -1 चार्ज है। हाउ मेनी साइनाइड इज देयर? 6 साइनाइड इज देयर। So -6 equal to 0. तो x equal to what? +2. तो this is calculation of oxidation number. ये oxidation number का calculation है। This is calculation of oxidation number. तो इतनी चीजें चाहिए हमको, मतलब मेटल चाहिए, उसका चार्ज चाहिए, और उसके चार्ज के बाद हमको ये जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें उसके साथ प्रेजेंट है। तो हम जरा अब बात कर लेते हैं, एक दो टॉपिक पर इसमें बात कर लेते हैं, फिर आगे कैरी ऑन करते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए आगे, कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसे स्टार्ट करना है, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस, इस टॉपिक पर हम लोग बात कर रहे हैं, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। ओके, तो नाउ पहला पॉइंट हमने पढ़ा, तो पहले हम लोग बात करते हैं जरा लिगेंड के बारे में। यही एक टॉपिक है जिसकी हमें जानकारी चाहिए। लिगेंड आर द स्पीसीज, आर द स्पीसीज which donate electron pair, or the species which donate इलेक्ट्रॉन पेयर, वे समूह जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। स्पीसीज विद डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, लाइक जैसे हमने कहा F-, Cl-, Br-, I-, Cn-, OH-, NO3-, CH3, COO-। तो दिस इज अंडरस्टूड दैट -1 चार्ज, इन सब का चार्ज -1 है। अगर ये नंबर में 4 बार है तो 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 नेगेटिव, ठीक। तो दिस इज नेगेटिव चार्ज। ऑक्सलेट COO, दिस इज कॉल्ड ऑक्सलेट। सल्फेट SO4 2-, कार्बोनेट CO3 2-, तो दिस इज कार्बोनेट। ओके, तो दिस इज अबाउट द चार्जेस ऑफ द लिगेंड्स, और ये लिगेंड के चार्जेस है ना। अब और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब जैसे
इन न्यूट्रल लिगेंड्स की बात करेंगे। न्यूट्रल लिगेंड्स। अब न्यूट्रल लिगेंड्स क्या होते हैं? जीरो ऑक्सीडेशन नंबर, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होता है, जीरो ऑक्सीडेशन नंबर। वो लिगेंड्स जिनका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है उनको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल लिगेंड्स कहते हैं। दिस इज क्लासिफाइड एज न्यूट्रल लिगेंड्स। तो जिनका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है, इट इज नोन एज न्यूट्रल लिगेंड, उनको हम कहते हैं न्यूट्रल लिगेंड। लाइक वाटर, अमोनिया, CO इज कॉल्ड कार्बोनाइल। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, इनसाइड द कॉम्प्लेक्स, ये सब चीजें किसमें? कॉम्प्लेक्स के अंदर। अमोनिया, वाटर, कार्बोनाइल, अमोनिया, वाटर, कार्बोनाइल, C5H5N, दिस इज कॉल्ड पायरिडीन। तो ये सब न्यूट्रल लिगेंड्स के एग्जांपल हैं, ठीक है ना। तो दीज आर द न्यूट्रल लिगेंड्स, तो विच इज हेल्पफुल इन द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, जो आपको कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री निकालने में मदद करने वाले हैं। तो ठीक है, हम इनको याद कर लेंगे, हमारी मदद करेंगे। तो वाटर एक्वा, अमोनिया अमाइन, कार्बोनाइल C5H5N, इथाइलिन डायमाइन, और भी बहुत सारे लिगेंड्स हैं। और हमको पढ़ाई करनी है तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा हमको काम करना पड़ेगा, है ना, जरूरत पड़ेगी तो आपको 12th की बुक भी देखना पड़ेगा, है ना, ठीक। तो दिस इज इथाइलिन डायमाइन, EN, द नेम इज इथाइलिन डायमाइन, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथाइलिन डायमाइन, ठीक है। तो ये लिगेंड्स हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज रखनी है। अब लिगेंड्स के बाद अगला टॉपिक कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री में हम क्या करने वाले हैं। अब कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले यहां पे उल्टा सीखेंगे। जैसे वहां पे हमने कैलकुलेशन बाद में सीखा था कि कैसे काउंट करेंगे, ठीक है। यहां पे हम कैलकुलेशन से ही स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट, फिर उसके बाद बात करेंगे हाउ टू सॉल्व, है ना, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल एंड शेप, दोनों एक साथ ले लेते हैं, बॉन्ड एंगल एंड शेप, ठीक है। लाइक जनरल मॉलिक्यूल्स, ओके। तो कोऑर्डिनेशन नंबर, इफ द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2, द मॉलिक्यूल इज टू बी sp हाइब्रिडाइज्ड। मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? sp। मॉलिक्यूल कैसा होगा? sp हाइब्रिडाइज्ड। बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज लीनियर, इट मींस just like general molecules like AgNH3 whole twice plus, जैसे मैंने ऐसा कोई मॉलिक्यूल लिया AgNH3 whole twice plus, तो हमने क्या चेक किया यहाँ पे? the number of ligands are 2, कितने लिगेंड हैं इसके पास? 2, तो अमोनिया है तो 2 लिगेंड हैं इसका मतलब। और अगर नंबर ऑफ लिगेंड्स 2 हैं तो सीधे सीधे हम आंसर पे चले जाएंगे, sp हाइब्रिडाइजेशन इज द आंसर, ठीक है। सॉल्व करना हम सीखेंगे, ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम सॉल्यूशन से आगे सीधे आगे, है ना। व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर इज 3, नाउ इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, 120 प्लेनार। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो क्या हो जाएगा? sp2 120 प्लेनार हो जाएगा। इन केस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 3 इट इज sp2 120 प्लेनार। जैसे हमने कहा HgI3-, ये कोई कॉम्प्लेक्स है HgI3-। तो यहां पे हाउ मेनी आयोडीन इज देयर? 3 आयोडीन, इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 3, आंसर इज sp2। तो यहां 2 तक तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2, आंसर इज sp, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 3, आंसर इज sp2। नाउ व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया तो देन देयर इज 2 टाइप ऑफ ज्योमेट्री इन द कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स में 2 प्रकार की ज्यामिति होगी। देयर इज 2 टाइप ऑफ
ज्योमेट्री इन द कॉम्प्लेक्स। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया तो देयर इज टू टाइप ऑफ ज्योमेट्री इन द कॉम्प्लेक्स, दैट इज DSP2 एंड SP3। 4 दिखे, 1 2 और 2 4, 1 2 and 2 4 orbital is there and 1 S and 3p, तो 4 orbital is also here. तो when combination of 4 orbitals, then there is 2 type of geometry in the complex. This DSP2 is not in the general molecules, ये general molecules में नहीं था। तो DSP2 पे 4 लिगेंड का कॉम्बिनेशन है और 4 लिगेंड का ही कॉम्बिनेशन SP3 पर भी है। तो अब यहां से आपको सॉल्व करके ही आंसर पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो DSP2 और SP3, when the hybridization is DSP2, bond angle is 90, the geometry is square planar, square planar। एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते समय लेंगे इसका, स्क्वायर प्लेनर। When the hybridization is SP3, the bond angle is 109 degree 28 minute and tetrahedral like normal, okay, tetrahedral is the geometry, clear। तो 2 पे SP, 3 पे SP2, नो कंफ्यूजन, 4 पे DSP2 और SP3। अगर DSP2 है तो 90 स्क्वायर प्लेनर और अगर SP3 है तो 109 डिग्री 28 मिनट और टेट्राहेड्रल, देयर इज टेट्राहेड्रल, ओके। अब बात करते हैं हम कोऑर्डिनेशन नंबर 5 पर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 से आगे कंटिन्यू करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन 6 तक हो सकता है ना। तो अब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर हम लोग आगे बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 5, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 पर अगेन 2 चांस है, DSP3 और SP3D, DSP3 और SP3D, there is 2 chances, DSP3 and SP3D, okay now। तो देखो, but here 3 bond angle of 120 degree, 2 bond angle of 90 degree in both the cases, and trigonal bipyramidal, trigonal bipyramidal is the shape, okay। तो trigonal bipyramidal is the shape of the molecule। Now coordination number 6, again 2 type of hybridization is here, D2sp3 and sp3d2। इसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे, व्हाट इज मीनिंग ऑफ D2sp3 एंड sp3d2, अलग से हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, काम करना है बस केवल। D2sp3 और sp3d2, सो हियर बॉन्ड एंगल इज 90 डिग्री, ऑल 90 डिग्री, सॉरी सेंटीग्रेड होगा, ऑल 90 डिग्री, ओके। और octahedral is the geometry, octahedral is the shape, octahedral is the shape, और शेप कैसा होगा, octahedral। तो दिस इज अबाउट कोऑर्डिनेशन नंबर। ये हमने कोऑर्डिनेशन नंबर से एक हद तक चीजों को क्लियर किया कि कोऑर्डिनेशन नंबर से क्या फर्क पड़ने वाला है। 2 पर SP लीनियर, 3 पर SP2 प्लेनर, 4 पर DSP2 SP3, 5 पर SP3D और DSP3, 6 पे D2sp3 और sp3d2, D2sp3 और sp3d2, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब हमने आपको पार्टिसिपेशन बता दिया था कि किस हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। एक बार फिर से, इन केस ऑफ DSP2, याद आया कौन सा D का ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, dx² y²। विच ऑर्बिटल ऑफ D पार्टिसिपेट इन केस ऑफ hybridization DSP2, the participating D orbital is dx² y², or in case of sp3d और sp3d के केस में कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, इन केस ऑफ sp3d sp3d, तो sp3d के केस में इन्वॉल्व करता है d सेट स्क्वायर, और इसके बाद D2sp3
D2 sp3 और sp3 D2। ठीक है, तो D2 sp3 के केस में इन्वॉल्व करने वाले ऑर्बिटल्स की लिस्ट मैंने आपको दिया था अबाउट बॉन्डिंग, है ना। तो D2 sp3 या sp3 D2 वंस एक बार और चेक कर लेते हैं इसके केस को, सभी केसेस को अच्छे से, क्योंकि यहां पे कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, है ना। तो व्हाट आर द पार्टिसिपेंट ऑर्बिटल्स इन केस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो अबाउट sp3 sp3d sp3d d z स्क्वायर। ओके, और sp3 d2 sp3 और sp3 d2 sp3 d2 और d2 sp3 dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर d sp3 d2 और d2 sp3 dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर dz स्क्वायर ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट होगा यहां पे, है ना। तो sp3 d2 sp3 or sp3 d2 d2 sp3 or sp3 d2 the orbital of d involve dx square y square और dz square। और जब d3 sp3 या sp3 d3 होगा तो पहले वाले तीनों ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। इट मींस डी sp3 d3, ओके, dxy dyz और dz ये तीनों ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे इन केस ऑफ sp3 d3 dxy dyz और dz। तो ये ऑर्बिटल्स की लिस्टिंग है, इसको ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन आता है। ठीक, तो देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ डी, ये डी के डिफरेंट ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट है। अब आगे कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को सॉल्व करने के लिए और क्या क्या चीजें हमें चाहिए उसकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखो अब अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या आने वाले हैं। जैसे एक हाइब्रिडाइजेशन आ रहा था dsp2 dsp3, तो dsp3 या d2 sp3 क्या मतलब है इसका, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। d2 sp3 d2 sp3 dsp3 और dsp2 इसका मीनिंग क्या है, ये पहले क्यों आया। अभी तक तो हम लोग ऐसा पढ़ रहे थे sp3 d2 sp3 d3, अब इन टर्म्स का मीनिंग क्या है, तो क्या काम करना है इसमें। dsp3 dsp d2 sp3 और dsp2 आर इनर डी कॉम्प्लेक्स, आर इनर डी कॉम्प्लेक्स, इनको हम बोलते हैं इनर डी कॉम्प्लेक्सेस। क्या कहते हैं इसको, इनर डी कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। इनर डी कॉम्प्लेक्सेस ऑल्सो नोन एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ऑल्सो नोन एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, it is formed due to involvement of strong ligand। अब ये strong ligands क्या होते हैं इसकी अलग से बात करना है ना, बहुत सारे टॉपिक पहले करने पड़ेंगे छोटे छोटे, तब जाके हम वहां पहुंच पाएंगे। तो क्या ध्यान रखना है, dsp3 d2 sp3 and dsp2 are called inner d complexes। इनको हम क्या कहते हैं, inner d complex कहते हैं। it is inner d complex also called low spin complex, जिसमें low spin complex और ये strong ligand के involvement के कारण बनते हैं। अब यहाँ पे एक नई बात आ गई, strong ligand क्या होते हैं, तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं अभी, है ना। what is the meaning of strong ligand, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, अगली बात sp3d और
sp3d और sp3d2 आउटर डी कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं, आउटर डी कॉम्प्लेक्स अपने आप समझ में आएगा। जब हम लोग सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे ना, अपने आप सब चीजें समझ में आएगी। आर sp3d और sp3d2 आर द आउटर डी कॉम्प्लेक्स, आउटर डी कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, आउटर डी कॉम्प्लेक्स, इट इज आउटर डी कॉम्प्लेक्स, it is high spin complex, it is also called high spin complex, high spin complex, इनको हम high spin complex भी कहते हैं, it is also called high spin complex, high spin complex, okay। और it is from the formation of high spin complex, the formation of high spin complex is due to the formation of high spin complex is due to involvement of weak ligand। और इसका हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, जब वीक लिगेंड काम करते हैं। यहां पे थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, है ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड, अपने आप टर्मोलॉजी क्लियर हो जाएगी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसको एक बार फिर से थोड़ा सा स्लाइटली रिपीट करेंगे और फिर आगे के कॉम्प्लेक्सेस पर आ जाएंगे। स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड क्या होते हैं और वो क्या फंक्शन करते हैं, उस पर मैं आपके साथ बात करूंगा और उसके बाद फिर सॉल्यूशन शुरू करेंगे। ओके कमांडोज, थैंक यू।